शुरू करो। नमस्कार, सुप्रभात। मैं प्रमोद शर्मा, टीम परम, सचिन शालीन, आशीष अग्रवाल, राजेश नीरव, यश ठकराल जी के साथ आदरणीय चेतन जी के सानिध्य में आप सबका भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। सुन पा रहे हैं भाई साहब? सुन पा रहे हैं? जी। और भिवानी परिवार मैत्री संघ, जैसे कि आपको विदित है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार डिजिटल माध्यम से आपके बीच रूबरू होता है। जब कोरोना काल था तो हम हर रोज आपके मध्य उपस्थित होते थे और आजकल हम हर सप्ताह आपके बीच उपस्थित होते हैं एक नए स्पीकर के साथ। और आज हमारे बीच स्पीकर उपस्थित रहेंगे वो हैं श्री अमित पालीवाल जी, जो कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, और उनका बजट का जो विषय है, उनका जो आज का जो विषय है, यूनियन बजट 2023 और LIC का IPO। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं स्वामी संजय प्रभाकरन जी से अनुरोध करता हूं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो माता सरस्वती की आराधना से करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे काट अंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निरझर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे नवगति नवलय काल छंद नव नवल कंठ नव जलद मांतरव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वादिनी वरदे वादिनी वरदे माँ सरस्वती को नमन करते हैं और उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। और कल ही हम सब ने माँ का आशीर्वाद भी लिया। बसंत पंचमी थी, सरस्वती पूजा होती है, वो सबने की। और कला की देवी, वाणी की देवी, विद्या की देवी सरस्वती हम पे हमेशा कृपा करें। मित्रों, पिछला जो रविवार का सेशन था वो बाल रोग के ऊपर था, बाल चिकित्सा के ऊपर था, आचार्य मेहुल शास्त्री जी के द्वारा। उस सत्र के बारे में कोई फीडबैक आप देना चाहें तो अपने आप को रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लीजिएगा। इसमें स्वामी जी ने हमारे 16 संस्कार जो होते हैं उनका जिक्र किया, उनका समावेश किया, और बच्चे के जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं उनका भी बहुत अच्छा वर्णन किया कि वो भी कितने चिकित्सा में सहायक होते हैं। शायद उसकी महत्ता हमें पता नहीं है। और जो सामाजिक परिवेश का जिक्र भी किया। कोई फीडबैक नहीं देना चाहते तो इसी तरह का सत्र, उसके लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अग्रसर हैं उसकी ओर भी। इससे पहले कि मैं आज के स्पीकर अमित जी को बुलाऊं, मैं आदरणीय राजेश चेतन जी से अनुरोध करता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ हमारी जो संस्था है उसके बारे में कोई जानकारी है, कोई विचार है तो मंच में आपके साथ साझा करें। राजेश चेतन जी। बहुत धन्यवाद भाई प्रमोद शर्मा जी। संजय प्रभाकर जी ने माँ सरस्वती की वंदना बहुत ही मधुर कंठ से प्रस्तुत की। कल सरस्वती पूजन की आपको बधाई देता हूँ। कल भारत की अंडर 19 टीम ने 5वीं बार विश्व विजेता गोरों को हरा के हम दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन हो गए हैं। आप सबको बधाई है। चैट बॉक्स में भारत की क्रिकेट टीम को आप भी बधाई दे सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है। 5वीं बार हमारे लड़कों ने दुनिया पर कब्जा किया है, वो बधाई देता हूँ। भिवानी परिवार मैत्री संघ में हम लोगों ने सेवा सदस्यता शुरू की है
वो लोग जो भिवानी के नहीं, पहले तो हम केवल भिवानी वालों के मेंबर बनाया करते थे, अब वो लोग जो भिवानी के नहीं है और भिवानी परिवार से जुड़ना चाहते हैं वो भी मेंबर बन सकते हैं। हमने उसके लिए 11,000 रुपये वार्षिक या 1,01,000 रुपया एक मुश्त जो शुल्क रखा है। आज के जो स्पीकर हैं अमित पालीवाल जी, उन्होंने भी मेंबरशिप ली है भिवानी परिवार मैत्री संघ की, वो हमारे सेवा सदस्य भी बने हैं। तो वो भी आप सबके लिए अब ये प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है, आप भिवानी परिवार से सेवा सदस्यता के साथ जुड़ सकते हैं। बस इतनी सी बात करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। और आज समय आ गया है आज के स्पीकर को आमंत्रित करने का। आज के हमारे जो वक्ता हैं श्री अमित पालीवाल जी हैं, जो कि एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, और जो विषय है आज यूनियन बजट 2023 और LIC का IPO। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इसके बारे में चर्चा भी सुनी होगी। और बजट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चाहे हम परिवार की बात करें, चाहे समाज की बात करें, चाहे किसी संस्थान की बात करें या देश के बजट की बात करें। तो एक बहुत ही प्रचलित जोक है अर्थशास्त्रियों के बारे में। किसी अर्थशास्त्री से पूछा जाता है, ये सबके लिए है, मतलब कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है, तो उसने कहा क्रिकेट। क्रिकेट में क्या अच्छा लगता है? उसने कहा टॉस। कहा भी लोगों को बैटिंग अच्छी लगती है, बॉलिंग अच्छी लगती है, फील्डिंग अच्छी लगती है, आपको टॉस क्यों अच्छा लगता है? कहता है टॉस इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें जब टॉस होता है तो हम इंडियन रूपी को ऊपर जाते हुए देखते हैं। वाह। तो बजट में भी कई पहलू होते हैं, कुछ को किसी पॉइंट से निराशा होती है, किसमें आशा भी होती है, सबका समावेश होता है। और बजट से पहले कहा जाता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री देश में होते हैं और 2 दिन के बाद उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। लेकिन हमें एक सरल भाषा में बजट को समझना है, तो आइए बजट पे चर्चा करते हैं। तो मैं राघव जैन से अनुरोध करता हूं कि अमित जी का परिचय देकर उनको विधिवत आमंत्रित करें मंच पे। राघव जैन। धन्यवाद प्रमोद जी। आज हमारा सौभाग्य है कि अमित पालीवाल जी का दूसरी बार आना हुआ है हमारी कक्षा में। अमित पालीवाल जी देश के जाने माने बिजनेस कोच, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। पिछले 20 वर्षों से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं एंड 1,000 करोड़ से ज्यादा का AUM हैंडल कर रहे हैं। 500 लोगों की टीम है जो कि इस AUM को हैंडल करती है और इस बार के बजट को बहुत ही बारीकी से इन्होंने स्टडी किया है। सो मैं चाहूंगा कि उनका एनालिसिस हम लोग इस मंच पर शेयर करें। मैं चाहूंगा अमित पालीवाल जी के पास और उनको आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, कंफर्म कीजिए और हम सीधा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं अमित जी? थैंक यू सर। स्क्रीन आ गई सर? जी जी जी। ओके, शुरू करते हैं सर। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2023 और LIC का IPO। पिछले 5 दिन से हम यूनियन बजट सुनते आ रहे हैं और पिछले 5 महीने से LIC IPO सुनते आ रहे हैं। उसकी बारीकी हम समझेंगे कि उसकी वो बारीकी जो मेरे बटुए पे असर डालने वाली है। यूनियन बजट हर साल आता है, हर साल 10 कंपनी के IPO आते हैं। मेरी जेब पे क्या असर डालेंगे, आम आदमी का नफा नुकसान क्या है, हम उस आम आदमी के नफा नुकसान की बात करेंगे। ये जो यूनियन बजट होता है ना सर, एक घर के खर्चे की तरह होता है। बारीकी से समझिएगा कि मेरे को ये महीने में 1 लाख तनख्वाह आने वाली है, 25,000 रेंट जाएगा, 12,000 कार का EMI जाएगा, गैस का खर्चा, बिजली का खर्चा, ऐसे करके हम बजट बनाते हैं। हम अपना बजट महीने के हिसाब से बनाते हैं, सरकार अपना बजट साल के हिसाब से बनाती है। और जब लगता है कि अरे ये वाला खर्चा तो मेंटेन नहीं हो पा रहा, हम कुछ खर्चे कम भी करते हैं अपने घर में। कभी कभी पैसे कम आते हैं, खर्चा ज्यादा होता है, तो हमारे पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो हम अपने खर्चे कम कर लें, या कहीं से लोन ले लें, या घर की पड़ी कोई ऐसी वस्तु बेच दें कि एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। ये हम अपने घर में हर महीने प्लान करते हैं, यार इस महीने फल कम लाएंगे, ये महीना मूवी कम देखने जाएंगे। सरकार भी कुछ इसी तरह से बजट के बारे में सोचती है कि टैक्स कलेक्शन कितना आएगा, उसके बाद खर्चा कितना करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के पास भी टैक्स कलेक्शन कम आता है, क्योंकि टैक्स का रेट बढ़ाएंगे तो जनता परेशान होगी, लेकिन खर्चे भी करने हैं। खर्चा नहीं करेंगे, रोड नहीं बनाएंगे, तनख्वाह नहीं बांटेंगे तो भी जनता परेशान होगी। तो बजट में एक बैलेंस बनाया जाता है कि कितने रुपए आने हैं, कितने रुपए जाने हैं, जो कम पड़ रहा है उसके लिए लोन लेना है कि माल बेचना है। जब बजट आना था
तो हमको ऐसा लग रहा था कि सरकार बजट को किसानों के जैसा, किसानों के फेवरेबल या आम आदमी के फेवरेबल बनाएगी, क्योंकि कई सारी स्टेट में इलेक्शन है और अक्सर हम लोग कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके निकलता है, यूपी के किसान और पंजाब के किसानों को खुश करने के लिए बजट बनेगा, लेकिन जब बजट आया तो ऐसा कुछ नहीं था। बजट में सबके लिए कुछ था। हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर, हर वर्ग को कुछ ना कुछ जरूर दिया गया है, एक आम आदमी को छोड़ के, ऐसा आम आदमी को लगता है। क्योंकि आम आदमी को सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि इनकम टैक्स का लिमिट नहीं बढ़ा, टैक्स सेविंग की रिबेट की लिमिट नहीं बढ़ी, बाकी आम आदमी को बजट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो आम आदमी का ये मानना कि इस बजट से मुझे कुछ फायदा नहीं, लेकिन जब विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा आम आदमी को बहुत फायदा है। बजट की भाषा को अगर पढ़ेंगे तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत जोर दिया गया है। जिस तरह से सरकार ने अपने खर्चे बांटे हैं, अलग अलग सेक्टर को पैसा दिया है, ये सरकार के आंकड़े हैं पिछले साल के, पिछले बजट के, कि करीब करीब कितने रुपए का टैक्स कलेक्शन आया, उसके आगे कितने खर्चे किए। करीब करीब 18-19 लाख करोड़ का कलेक्शन था और 35 लाख करोड़ के खर्चे थे, 16 लाख करोड़ का लोन लेना पड़ा। इस साल सरकार की आमदनी की उम्मीद है, सरकार को लगता है कि उन्हें 22 लाख करोड़ के इनकम टैक्स रेवेन्यू आएंगे, 40 लाख करोड़ के लगभग का सरकार को खर्चा करना है और 16 लाख करोड़ की बोरोइंग्स होंगी। यानी ये साल में भी देश में कर्जा लिया जाएगा और कर्जा नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ माल बेचा जाएगा, जैसे पहले बेचा गया है। हम बंदरगाह बेचेंगे, रेल बेचेंगे, जहाज बेचेंगे, कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे आमदनी से डबल है। और ये जो 22 लाख करोड़, 1000 करोड़ की जो आमदनी है, इसमें देखिए अब 7 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है। इनके रेट अगर बढ़ाएंगे तो जनता परेशान होगी, और जो 40 लाख करोड़ के खर्चे अगर हम वो नहीं करेंगे तो भी जनता परेशान होगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी फ्री में देनी है, शिक्षा फ्री में देनी है, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी करना है, इन सब के लिए सरकार को पैसा चाहिए। ये कुछ फिगर्स हैं जिन जिन सेक्टर पर सरकार ने पिछले साल की अपेक्षाकृत खर्चा कम या ज्यादा किया, और सबसे ज्यादा जो एलोकेशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज और टेलीकम्युनिकेशन को दिया गया। यानी सरकार का पूरा पूरा जोर है इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना है, एजुकेशन पे स्पेंड करना है, रूरल को, डिफेंस को थोड़ा सा कम खर्चा दिया गया है। ये 40 लाख करोड़ के एलोकेशन है। अब किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, उसे दो चीजों से आंका जाता है, एक जीडीपी का ग्रोथ रेट और दूसरा शेयर मार्केट की ग्रोथ। जीडीपी का ग्रोथ रेट रियल आंकड़ा होता है, रियल रिपोर्ट होती है, और शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर का प्रोजेक्शन होता है। आज 10 साल के बाद, एग्जैक्टली 11 साल के बाद हम वापस से जीडीपी 9% पे पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, सन 2009 की मंदी से पहले हम 9% के जीडीपी ग्रोथ से ग्रो कर रहे थे सालाना, और उसके बाद ऐसी मंदी आई लेमन क्राइसिस की, फिर हम उस मंदी से उबर ही नहीं पाए। पिछले 11 साल में कोई बहुत अच्छी तरक्की नहीं हुई, लोगों को लग रहा होगा। जीडीपी का आंकड़ा एक्चुअल फिगर बताता है, और आज 11 साल के बाद हम वापस उस लेवल पे आए हैं जहां सरकार का खुद का कहना है कि इस बार हम 9% का जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर लेंगे। और दूसरी बात, सेंसेक्स और निफ्टी जिसे हम शेयर बाजार कहते हैं, बजट अच्छा हो या बुरा हो, फ्यूचर को देख के आज ही मार्केट चढ़ जाती है, गिर जाती है। शेयर बाजार इससे पहले जितनी बार बजट आए हैं, 25 बार में से 20 बार शेयर बाजार बजट वाले दिन गिरा है और 5 बार चढ़ा है। इस बार भी ऐसा हुआ है कि बजट सुनने के बाद शेयर बाजार चढ़ा है, जिसका सीधा सीधा एग्जांपल है कि इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को अच्छा लग रहा है ये बजट, जिसकी वजह से शेयर बाजार गिरा नहीं और वापस चढ़ा। कहते हैं कुछ बुरा ना होना भी अच्छे के समान है। आम आदमी को लगता है कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं बोलता हूं कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना बजट में। बुरा होता बाजार गिरता, इकोनॉमी ड्रॉबैक पे चली जाती, कुछ बुरा ना होना भी अच्छे के समान है। ये कोई सेक्टर है जिनके ऊपर सरकार ने स्पेंडिंग की है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, फार्मर्स के ऊपर कुछ ध्यान दिया है, कुछ बिजनेसमैन को दिया है, कुछ स्टार्टअप्स को दिया है। हम सब लोग शायद स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसमैन है, या ऐसे कारोबारी हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म चला के काम चलते हैं, करते हैं, उनके लिए कुछ दिया गया है। यूथ जनरेशन के लिए बहुत कुछ दिया गया है, क्योंकि बजट के आंकड़ों को यदि आप विस्तार से समझेंगे तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे ध्यान दिया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर को न्योता दिया गया है कि विदेशियों हमारे देश में आओ, यहाँ निवेश करो, प्लांट लगाओ, माल बनाओ, ले जाओ, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट मिलेगा, हमें हमारा प्रॉफिट मिलेगा।
हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। शेयर मार्केट को ध्यान रखा गया है और क्रिप्टो करेंसी करके एक शब्द है जो पिछले 4 साल से बहुत प्रचलित है। सरकार ने इसे ऑफिशियली कुछ एंगल से इंडिकेशन दे दिया है कि क्रिप्टो को वाइट किया जाएगा, भारत का खुद का क्रिप्टो आएगा। शेयर बाजार और एलआईसी के आईपीओ को पिछली बार बोला था बजट में एलआईसी का आईपीओ आएगा, अभी तक आया नहीं। इस बार बोला है कि अगले 3 महीने में आने की उम्मीद है। और कॉमन मैन जिसको दरकिनार कर दिया गया, ऐसा कॉमन मैन को लगता है, कॉमन मैन के फायदे में आगे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। सरकार ने पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, 3 साल पहले थी, अभी कुछ नए सेक्टर में आई है। ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम होती है जिसके तहत कंपनियों को एक टारगेट दिया जाता है कि यदि ये लेवल का टारगेट और प्रोडक्शन आप कर लेंगे तो सरकार आपको ये लेवल के टैक्स एग्जम्पशन दे देगी, जिसके तहत नई कंपनियां आएंगी। ये प्रोडक्ट जिनकी डिमांड इस वक्त पूरी दुनिया में है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम प्रोडक्ट, सोलर एनर्जी और टेक्सटाइल, इन सेक्टर में पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके तहत ये कुछ नई कंपनियां इस तरह के बिजनेस में उतरेंगी। जब इस तरह के बिजनेस में कंपनियां आएंगी तो सबसे पहले तो 60 लाख नौकरियां सरकार का मानना है इन सेक्टर में जनरेट होंगी। बिजनेस साइकिल शुरू होगा, क्योंकि जब मैं एक नई फैक्ट्री लगाता हूं तो मेरी फैक्ट्री का कम से कम 10 दूसरी फैक्ट्रियों से भी कनेक्शन होता है। कहीं से कच्चा माल लूंगा, कहीं से बिजली लूंगा, कहीं से मैन पावर लूंगा, कैंटीन भी खुलेगी, बिल्डिंग भी खड़ी होगी। तो बिजनेस का रिसाइकल होगा, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस, तीसरे बिजनेस, चौथे बिजनेस से जुड़ेगा। सरकार को टैक्स रेवेन्यू आएगी। अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट काम ही नहीं कर रही, तो प्रॉफिट ही नहीं बना रही, तो टैक्स ही नहीं देगी। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट लगेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो सरकार को टैक्स भी देगी। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो सरकार ने पीएलआई की बात की, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी बिकेंगे, जिसके तहत क्लीन एनर्जी मिलेगी। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, सोलर पैनल की बात की, डिजिटाइजेशन की बात की और रूरल प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है बजट में। डिजिटाइजेशन को अगर देखें तो 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेक्टर सिस्टम लगाए जाएंगे। भारत के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग का लाइसेंस और कोर बैंकिंग से कनेक्ट किया जाएगा और आईबीसी को और मजबूत किया जाएगा। फिनटेक एंड डिजिटल सिस्टम होगा, जिसके तहत काले धन को छुपाना अब और मुश्किल हो जाएगा। 75 जिलों में बैंकिंग सिस्टम पहुंचने से बैंकिंग की स्पीड तेज होगी। एक फिजिकल लोन का एप्लीकेशन लगने में 25 दिन लगते हैं, लेकिन ऑनलाइन लोन 15 मिनट में पास हो जाता है। पोस्ट ऑफिस में जब बैंकिंग सिस्टम पहुंचेगा तो गरीब किसान, वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर या कन्याकुमारी के किनारे पे बैठा किसान, जहां बैंक नहीं पहुंच पाता, वहां पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। हर गांव में एक पोस्ट ऑफिस जरूर है। उस पोस्ट ऑफिस में जब बैंकिंग सिस्टम पहुंचेगा तो रूरल प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों को पैसे का एक्सेस मिलेगा, लोन ले पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे, लोगों की सेविंग की हैबिट भी बढ़ेगी। और आईबीसी करके कॉन्सेप्ट सरकार ने कुछ साल पहले लाया था, बैंक्रप्सी कोड, जिसके तहत जो बिजनेसमैन लोग बैंकों से लोन लेकर डिफॉल्ट कर जाते थे वो बच जाते थे। आईबीसी में वो सब पकड़े जाने लगे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने अभी अपनी कंपनियां टेक ओवर की, बेची, सिर्फ इसलिए कि आईबीसी से बच सकें। उसके बावजूद आईबीसी में कुछ लूप होल थे। एक बार बैंक्रप्सी कोड में केस जाता था तो कोर्ट में 4-4 साल तक खिंचता था। अभी सरकार ने बजट में कुछ टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस की है कि आईबीसी में जाएगा तो 1 ही साल में खत्म करना है, 2 ही साल में केस को खत्म करना है। इसका बजट में जिक्र किया गया। गति शक्ति मिशन करके एक नई बात इंट्रोड्यूस की गई है, ये आम आदमी को समझने की जरूरत है। ये एक मास्टर प्लान है जो इंडिया की पिक्चर को बदल देगा। रोडवेज डेवलप किए जाएंगे, पोर्ट वे डेवलप किए जाएंगे, वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे। हम रेल नेटवर्क तो रोड नेटवर्क तो पहले से जानते हैं कि रेल के थ्रू जाते हैं और रोड के थ्रू जाते हैं। अब पानी के जहाज के थ्रू भी विद इन इंडिया ट्रेवल किया जा सकेगा। पहाड़ी इलाकों में रोपवेज लगाएंगे, नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि नदियों के अंदर भी जहाज दिल्ली से लेके नॉर्थ या साउथ की तरफ जा सके। और इन सबका डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। सबसे पहले इतना बड़ा रेल नेटवर्क का इस विस्तार होगा, इतना बड़ा रोड नेटवर्क का विस्तार होगा, हाईवेज बनेंगे, कॉर्पोरेट हब बनेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा।
और ट्रांसपोर्ट की स्पीड बढ़ेगी। आज एक बिजनेसमैन जो मारुति की फैक्ट्री जो गुड़गांव में बैठा मारुति की कार बनाता है, उसे कार अगर तमिलनाडु भेजनी पड़े तो उसका लॉजिस्टिक में कई कई महीना लग जाता है। लेकिन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक आने से वो स्पीड बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम होगी। एक विदेशी बिजनेसमैन जो इंडिया में निवेश करने के लिए आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए, यानी माल यहां बनाऊंगा क्योंकि आपके यहाँ जमीन सस्ती है, आपके यहाँ मजदूर सस्ता है, आपकी सरकार ने टैक्स कम कर दिया, तो ठीक है मैं इंडिया में प्लांट लगाने को तैयार हूं। लेकिन बोलता प्लांट मैं बंदरगाह के पास ही लगाऊंगा क्योंकि उसको माल बनाना और समुद्री जहाज से बेचना है। वो संभव सेंट्रल इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाता है, तटीय किनारे पे रह जाता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और मल्टी वे लॉजिस्टिक सिस्टम उसको अब परमिट करेंगे कि भैया आप सेंट्रल इंडिया में प्रोजेक्ट लगाओ, हम आपको रोड और रेल की कनेक्टिविटी दे रहे कि आपका माल अगले 10 घंटे में पोर्ट पे पहुंच जाएगा। तो ये लेवल का गति शक्ति मिशन है। आम आदमी को केवल 400 ट्रेन दिख रही है कि 400 ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई क्योंकि उसे केवल अपना सफर दिख रहा है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, कार्गो की स्पीड बढ़ जाएगी, हमारे देश में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आएंगी और विदेशी डॉलर आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकार को टैक्स मिलेगा, आम आदमी को रोजगार मिलेगा। बजट में लोग कमियां बहुत ढूंढते हैं, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। बजट की फायदे देखेंगे तो ये बजट के फायदे हैं कि बजट में ये लेवल का काम किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कोरोना के टाइम पे लाई गई थी छोटे बिजनेसमैन के लिए, कि जिसमें सरकार गारंटी देती थी डिफॉल्ट हो जाएगा तो सरकार भुगतेगी, उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये छोटे और मझोले बिजनेसमैन के लिए है। स्टार्टअप टैक्स एग्जम्पशन मिलते थे, हमारे जैसे लोग जो नया नया धंधा शुरू करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस लगाते हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशन 1 साल और बढ़ा दिया गया, यानी छोटे उद्यमी और छोटे बिजनेसमैन को भी दिया गया। डिफेंस में अब तक हम अपने बजट का सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट करते थे। इस बार सरकार ने बोला है कि बजट में डिफेंस के लिए जो भी हिस्सा जाएगा 70% भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा। अगेन इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। R&D के नाम पे 3 डिपार्टमेंट है इंडिया के, RDSO, DRDO और इसरो। ये कुछ रिसर्च ऐसे जो केवल यही करते हैं, तो डिफेंस का रिसर्च अब पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा। एक आम कंपनी और एक आम व्यक्ति भी डिफेंस के प्रोडक्ट पे रिसर्च कर सकेगा और डिफेंस के प्रोडक्ट बना सकेगा। इससे हमारी विदेशों के ऊपर डिपेंडेबिलिटी रिड्यूस होगी। वो डॉलर जो हम विदेशी कंपनियों को देते हैं जहाज खरीदने के लिए, टैंक खरीदने के लिए, हमें कम देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो भविष्य में हम इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे है, जिनका डिफेंस टेक्नोलॉजी हमसे पीछे है, तो हमसे माल खरीदेंगे तो रेवेन्यूज आएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी पहले से है, लेकिन लोग आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा नहीं पा रहे क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चार्जिंग स्टेशन की है। तो सरकार ने बोला है चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, बैटरी स्वाइपिंग की पॉलिसी लाई जाएगी कि आप अपनी कार लेके गए, आप वहां मैकेनिक होगा, आपकी बैटरी निकाल के रख लेगा, दूसरी बैटरी कार में फिट करेगा और आगे बढ़ जाइए। इसके ऊपर पॉलिसी लाई जाएगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे। ये सरकार बॉन्ड इशू करेगी जिसमें सरकारी गारंटी होगी, ये ग्रीन बॉन्ड होंगे और इन बॉन्ड से जो पैसा आएगा देशी विदेशी निवेशकों का, उसको सिर्फ ग्रीन एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे, बैटरी सिस्टम पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे खर्च किया जाएगा, जिससे हमारी पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेबिलिटी कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें क्रूड ऑयल, कच्चा तेल खरीदने पे देना पड़ता है, उसके ऊपर हमारे बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, वो बचत होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर मैं रूरल एग्रीकल्चर किसानों की बात करूं, फार्मिंग में ड्रोन से रिसर्च किया जाएगा। ड्रोन्स जो, हालांकि एक व्यक्ति ड्रोन चला नहीं सकता, बैन है, एग्रीकल्चर में ड्रोन्स आएंगे। 2.37 लाख करोड़ का MSP इस बार सरकार फिर से देगी, जो पिछले साल के बराबर है, इस अमाउंट को बढ़ाया नहीं गया। नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर इलाके के लिए अलग से फंडिंग की गई है। वो गांव जो बॉर्डर इलाके में होते हैं अक्सर वो डेवलपमेंट से छूट जाते हैं। सरकारी ग्रांट जब दिल्ली से निकलता है ना, वो बॉर्डर तक जाते जाते खत्म हो जाता है। तो स्पेशल प्रोविजनिंग की गई है उन विलेजेस के लिए जो बॉर्डर एरिया में है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो अलग से 1500 करोड़ का फंड स्पेयर किया गया वहां के डेवलपमेंट के लिए। जल मिशन करके एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया। जैसे पहले था कि हर घर में टॉयलेट, ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 8 साल में हर घर में टॉयलेट पहुंचा है, अब हर घर में पाइप्ड वाटर पहुंचेगा। जल मिशन, हर घर से जल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, इसके ऊपर अच्छा खासा एलोकेशन सरकार ने दिया है।
हाउसिंग फॉर ऑल, जो एलिजिबल लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे, 80 लाख घरों का प्रावधान किया गया इस साल बना के ऐसे लोगों को देने का। 48,000 करोड़ रुपया निकाला गया। अभी सोचिए जब इतने सारे घर बनेंगे तो कितना सीमेंट बिकेगा, कितना सरिया बिकेगा, कितने मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और ये घर बनेंगे तो जमीन पे ना, वो जो विदेशी कंपनियां यहाँ आके प्लांट लगाएंगी, जमीनें खरीदेंगी, जमीनों के रेट बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये सब के सब बजट में वो पॉइंट है जो लोग एक्चुअल में नहीं समझते, जिनका असर 6 महीने में नहीं अगले 6 साल में दिखता है कि हाँ भाई जमीन तो खरीदी जाएगी ना, जब कंपनी आएगी प्लांट लगाएगी, जमीन भी खरीदेगी, सीमेंट भी बिकेगा, सरिया भी बिकेगा, रोजगार भी मिलेगा। एजुकेशन के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। ऐसे लोग जो दूर दराज रहते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, जिनके पिताजी 5वीं 6ठी कक्षा से उन्हें कहते हैं बेटा कल से गल्ले पे बैठना शुरू कर, वो लोग नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। ऐसे लोग जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, स्कूल एक्सेस नहीं है, कोरोना के टाइम पे 6-6 महीने स्कूल बंद रहते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक यूनिक टीवी चैनल होगा, सरकारी चैनल होगा, जहां पे वो सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे घर बैठे बैठे टीवी से भी पढ़ पाएंगे। एजुकेशन की दुनिया में ये बहुत बड़ा चेंज है जो आज तक दुनिया में नहीं था। भारत ने शुरू किया कि टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च करेंगे उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पाते क्योंकि काम धंधे में कम उम्र में लग जाते हैं। बिटकॉइन की अगर बात करें, पिछले 4 साल में खूब धमाल मचाया क्रिप्टो करेंसी ने। भारत ने फाइनली अनाउंस कर दिया है आरबीआई अपना खुद का डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा। हमें दूसरे क्रिप्टो में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक चीज बताई गई है कि 30% टैक्स लगेगा प्रॉफिट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर। यानी 100 रुपए का आपने क्रिप्टो खरीदा और वो 200 रुपए का बेचा तो प्रॉफिट बना 100 रुपए, उस पर 30 रुपए टैक्स दो और 1 रुपए ट्रांजेक्शनल टीडीएस पहले से कट जाएगा। अभी 6 महीने में आता है कि 8 महीने में आता है मालूम नहीं, लेकिन हमारा खुद का डिजिटल रुपी होगा, हमें विदेशी डिजिटल रुपी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं स्मॉल क्लास लेबर की बात करूं, टेक्निकल स्टाफ की बात करूं, ग्राउंड लेवल स्टाफ की बात करूं, फैक्ट्री वर्कर, मजदूर, किसान, इनके लिए यूनिक लेबर कार्ड की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है कि वो दिल्ली में रहे कि बिहार में रहे। कोरोना के चलते बहुत सारे लेबर माइग्रेंट हो गए, गुजरात से निकल के वापस बिहार चले गए। यूनिक लेबर कार्ड होगा और उसके जो फ्रिंज बेनिफिट उसको मिलने हैं, चाहे वो ईएसआई की फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, उसकी फूड सब्सिडी हो, उसके यूनिक लेबर कार्ड से आइडेंटिफाई कर दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोग्राम निकाले जाएंगे जिसमें ब्लू कॉलर स्टाफ को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका स्किल डेवलप हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये यूनिक लेबर कार्ड हो सकता है लोग समझ ना पा रहे हो, भारत इकलौता देश है 150 करोड़ का टीकाकरण हो गया क्योंकि ये एक यूनिक आईडी थी, सबकी कॉमन आईडी थी, कॉमन प्लेटफॉर्म था जिसे कहते हैं आधार। ये यूनिक प्लेटफॉर्म होने से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होने से जो सरकारी ग्रांट डायरेक्टली लोगों के पास एक शॉट में चले जाते हैं, एक ही शॉट में डेटा अपडेट हो जाता है सरकार के पास कि भैया इसको मिला, इसको नहीं मिला, इसका इनकम ये, इसका इनकम ये। और ये भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है कि हमें कुछ भी रोल आउट करना है, 1 सेकंड में हम रोल आउट कर सकते हैं, आधार लिंक हो जाएगा। ऐसी लेबर के लिए लेबर कार्ड काम करेगा। अब बात करते हैं एलआईसी आईपीओ की। मैंने बजट के कुछ वो पहलू बताए, अब बजट का विश्लेषण करेंगे तो करीब 250 पेज का बजट है और रिव्यू करने वालों ने करीब करीब 20-20, 25-25 पेज के रिव्यू निकाले हैं। मैंने उसको केवल 15-20 स्लाइड में लिमिटेड रखा, जो बड़े बड़े पॉइंट है केवल वो कंसिडर किए। ऐसे और बहुत सारी चीजें जैसे डिजिटल पासपोर्ट आएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है, पॉलिश डायमंड को फायदा मिलेगा, स्टील स्क्रैप पे फायदा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे 500 प्रोडक्ट हैं, तो 500 प्रोडक्ट की चर्चा हम नहीं कर सकते। हम केवल इतना कर सकते कि अपने टॉपिक में एक आम आदमी के लिए बजट में जो बताया वो मैंने आपके सामने रखा। आम आदमी ये ना सोचे कि इनकम टैक्स में बदलाव नहीं हुआ तो मतलब हमें कुछ नहीं मिला। ये जितना भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है ये आम आदमी के लिए हो रहा है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, बजट में बोला गया था आज का बजट अगले 100 साल के लिए बना है, क्योंकि जो पुल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और रेल आज बनेगा ना, उसका इस्तेमाल हम अगले 100 साल तक करेंगे। अंग्रेजों की बिछाई हावड़ा से दिल्ली की रेल पटरी का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। तो आज जब हम रेल की पटरियां बिछाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, वाटरवेज बनाएंगे, रोपवेज बनाएंगे, इन सब का फायदा अगले 100 साल तक हमें और हमारी जनरेशन को मिलेगा।
हम जो PLI स्कीम लाए हैं, विदेशी निवेशक यहाँ आएंगे, अपना प्लांट लगाएंगे। आप सोचिए, अगर आप सब तो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, आज से 25 साल पहले गुड़गांव क्या था और अब क्या है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आज से 25 साल पहले बेंगलोर क्या था और आज क्या है? क्योंकि सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई, निवेशकों को आकर्षित किया कि भैया हम आपको सस्ती जमीन देंगे, अगले 5 साल तक इनकम टैक्स में छूट देंगे, यहाँ आओ, प्लांट लगाओ, हमें टैक्स दो, हमारे लोगों को रोजगार दो। और आज गुड़गांव आपके सामने है, नोएडा आपके सामने, जहां पे सुपरसोनिक स्पीड पे डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। बेंगलोर, पुणे, ये सब वो शहर है जो 25 साल पहले कुछ बहुत अच्छे नहीं दिखते थे मैप पे, आज दिखते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं LIC IPO की। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि भैया तो LIC का IPO है, पॉलिसी होल्डर का क्या होगा, हम तो LIC में नौकरी करते हैं, हमारी तो नौकरी पर रिस्क आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार केवल अपना कुछ हिस्सा बेच रही है, LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा, तो पॉलिसी होल्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, LIC के कर्मचारी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिस्टम पे, वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सरकार को कुछ पैसा चाहिए। जैसा मैंने बजट में कहा था कि कभी कभी सरकार की मजबूरी होती है, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो या तो कहीं से लोन लो। लोन भी एक लिमिट में ही ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा विदेशी लोन लेंगे उतनी ज्यादा साख खराब होगी, या फिर अपना कुछ माल बेचो। तो LIC अपना कुछ हिस्सा बेच रही है। और अगर किसी को यह सवाल है कि सरकार LIC को ही क्यों बेच रही है और यही सरकार क्यों बेच रही है, पिछली सरकारों ने तो जोड़ा था और ये सरकार को बेचे जा रही है, तो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों सरकारी बैंक है। ये 15 साल पहले बिके थे, आज नहीं बिके, लेकिन आज भी सरकारी बैंक है। इनके भी शेयर है, सरकार ने 5-10% बेचा। NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इन दोनों से हमारे घर में बिजली आती है, सरकार ने 10 साल पहले इन्हें भी बेचा था। BHEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सब सरकारी कंपनी है। MTNL, BPCL, HPCL, BPCL, जिससे हम पेट्रोल भरवाते हैं। तो जैसा मैंने कहा बजट के दौरान कि सरकार के पास कुछ लिमिटेशन है, आमदनी की लिमिट है, इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, जनता त्राही त्राही करेगी। तो सरकार क्या करती है कि अगर खर्चे ज्यादा हैं और लोन एक लिमिट में लेना है, तो अपने कुछ एसेट बेच देती है। इस साल सरकार का 65,000 करोड़ का टारगेट है कि इतने रुपए को हम डिसइन्वेस्टमेंट से पूरा करेंगे। सरकार या तो कंपनी में कुछ हिस्सा बेचती है या अपने एयरपोर्ट या बंदरगाह को लीज पे दे देती है। बहुत सारे BOT होते हैं कि बनाओ और ऑपरेट करो, जहां पे सरकार हाईवे लीज पे देती है उस कंपनी को जो हमें हाईवे बना के दे रहा है। अगले 20 साल तक वो हाईवे की कलेक्शन लेगा, उसके बाद वो हाईवे सरकार का हो जाएगा। तो ये बहुत सारे मॉडल है सरकार के पास रेवेन्यू गार्नर करने की, कि अपने एसेट को या तो लीज पे दे दो या अपने एसेट का कुछ हिस्सा बेच दो। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक एसेट है, हम सबका एक एसेट है, उसका कुछ हिस्सा बेचा जाएगा। और अगर किसी को ये लगे कि भैया शेयर बाजार में तो रिस्क है, अब LIC का IPO आ रहा है, इसका मतलब LIC का IPO मैं लूंगा, कल को क्या पता पैसा डूब जाए। तो मैं आपको बता दूं, शेयर बाजार में ऐसा रिस्क नहीं होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा शेयर बाजार का रिस्क। और भिवानी परिवार में जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने शेयर बाजार को खुल के बताया था। पुराना वीडियो आज भी चैनल पे अवेलेबल है, कोई देखना चाहे देख सकता है। सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सबकी चर्चा की थी। आज शेयर बाजार के ऊपर छोटी सी ही 3 या 4 स्लाइड दिखाऊंगा, ताकि आप LIC IPO की अहमियत समझ सकें। एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ 1 सेकंड पहले, एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ 1 सेकंड पहले, और एक वो बुजुर्ग जो अभी मरा 5 सेकंड पहले, ये दोनों शेयर बाजार को लाखों रुपए देके गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, मैटर नहीं करता, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर व्यक्ति शेयर बाजार से जुड़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपने और आपके पिताजी ने, दादाजी ने आज तक शेयर बाजार में पैसा नहीं निवेश किया, लेकिन फिर भी आपका परिवार शेयर बाजार से जुड़ा है। ये बच्चा जो पैदा हुआ शेयर बाजार से जुड़ा है, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो कुछ नहीं कमाता है, किसान है, खेती करता है, ये भी शेयर बाजार से जुड़ा है। हम सब कहीं ना कहीं शेयर बाजार से जुड़े हैं, क्योंकि स्क्रीन पे देखिए कुछ नाम है। मैं सुबह उठ के कोलगेट करता हूं, जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं, सेरा सैनिटरी वेयर की फ्लश लगी है घर में, हैवेल्स का गीजर है, पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का साबुन से नहाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, ब्रिटानिया की चाय पीता हूं। ये सब शेयर बाजार है और हमारी वजह से है। ये वो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में है। और आपके मेरे जैसे 125 करोड़ लोग, एक बच्चा भी जो पैदा होता है दूध पीता है, उसकी निक्कर में क्लिप लगती है, उसका डायपर आता है, ये सब कुछ शेयर बाजार से जुड़ा है। क्योंकि डायपर बनाने वाली कंपनी की भी शेयर है, दूध बेचने वाली कंपनी के भी शेयर है।
अर्थी उठती है ना, लकड़ी लगती है, लकड़ी वाली कंपनी के भी शेयर है। तो ये सारे के सारे शेयर हैं और हमारी वजह से इकोनॉमी चलती है, इन कंपनियों के शेयर चढ़ते हैं। तो शेयर बाजार का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है और ज्यादा बिक रहा है तो उसका शेयर चढ़ेगा। और ये कंपनियों की ग्रोथ आपके सामने है, ये कोलगेट, जिलेट, सेरा, हेवल्स, ये कंपनियां पिछले 10 साल में 10 गुना, 12 गुना, कुछ कुछ तो 25 गुना भी हो गई। सेरा सैनिटरी वेयर 50 गुना हो गई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 25 साल पहले दिल्ली के भी बहुत सारे लोग खेतों में जाया करते थे, आज हर घर में टॉयलेट है, हर खेत में, हर गांव के घर में टॉयलेट है। और दिल्ली जैसे शहर में टॉयलेट का लग्जरी है, 10-10 लाख रुपए लोग टॉयलेट में लगा देते हैं। तो सोचिए, टॉयलेट एक्सेसरीज भी शेयर बाजार से जुड़ी हैं। ये कुछ कंपनियां और हैं आपके सामने जिनका प्रोडक्ट आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, और आपकी मेरी वजह से, एक दूध पीते बच्चे और एक बुजुर्ग व्यक्ति की वजह से इन कंपनियों का माल बिकता है। हम सब कहीं ना कहीं शेयर बाजार से जुड़े हैं, हम शेयर खरीदे या नहीं बेचे, ये कंपनियां हमारी खरीदे हुए प्रोडक्ट से ग्रो कर रही हैं, इनके शेयर चढ़ रहे हैं, और सालाना 26% का ग्रोथ पिछले 10 साल का है। और कोई भी इतिहास उठा लीजिए पिछले 40 साल में, कोई सा भी 10 साल का ब्रैकेट, ये कंज्यूमर कंपनियां जिनका माल आप और मैं खरीदते हैं, सालाना 20, 25, 26, 30% तक का सालाना ग्रोथ कमा रही हैं। अब क्योंकि हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन, ये मीटिंग सिर्फ ट्रेनिंग, अवेयरनेस के लिए की गई है। हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। LIC आईपीओ भी हमने सिर्फ अवेयरनेस के लिए उठाया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप LIC का आईपीओ खरीदिए, शेयर बाजार में पैसा लगाइए। जो फिगर मैं दिखा रहा हूं वो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैं किसी भी रिटर्न की गारंटी नहीं दे रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। एंड थैंक यू भिवानी परिवार मैत्री संघ। अब मैं आपका एक सदस्य हूं, मैं भी आपका एक साथी हूं, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बात थी LIC की, LIC के आईपीओ की। ऐसी कंपनी जिसका माल जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर घर में मिलेगा। लोगों के घर में बैंक खाता 1 या 2 सकते हैं, पॉलिसी 5-5 होती है। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसकी बंगले में भी पॉलिसी मिली और गांव के कच्चे मकान में भी एक छोटी पॉलिसी मिले, हर घर में एक पॉलिसी है। इतना बड़ा जहाज डूबने वाला नहीं है। LIC इतना बड़ा जहाज है जिसपे भारत सरकार तक टिकी होती है। जब शेयर बाजार डूबता है तो भारत सरकार कहती है LIC को, भैया कुछ माल खरीद लो, इकोनॉमी बिगड़ रही है, साख बिगड़ रही है देश की। तो LIC बहुत बड़ा जहाज है। इसकी वैल्यूएशन में आपके सामने करना मतलब सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। HDFC, ICICI और SBI, ये 3 इंश्योरेंस कंपनियां शेयर बाजार में पहले से लिस्टेड है और इनके शेयर्स की ग्रोथ इस वक्त आपके सामने है। सालाना 12, 14, 20% की इनकी ग्रोथ है। और सेंसेक्स, जिसे हम पूरा शेयर बाजार मान के चलते हैं, उसकी 17% की ग्रोथ है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि सरकारी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। LIC में भी, और LIC की मार्केट वैल्यूएशन जो निकल के आएगी 15 लाख करोड़ के लगभग की उम्मीद है। TCS और रिलायंस जैसी कंपनी से भी बड़ी होगी। आप ये मान के चले कि अकेली एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैल्यूएशन कराची के पूरे शेयर बाजार से ज्यादा निकलने वाली है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो इतना बड़ा जहाज है, और यदि मैं 15% की ग्रोथ लूं, अब ये मत सोचिएगा कि मैंने LIC का शेयर लिया, कल बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा। जब हम किसी कंपनी का शेयर ये सोच के लेते हैं कि शेयर बढ़ेगा तो बेच दूंगा, तो हम सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उस पर बहुत अच्छी वेल्थ नहीं बनती। कभी भी किसी कंपनी का शेयर लो, कोई भी कंपनी हो, ये सोच के लो कि मैं ये फैक्ट्री लगा रहा हूं। अगर मैं मारुति का शेयर खरीदता हूं तो ये सोच के खरीदता हूं कि मैंने आज अपनी कार की फैक्ट्री लगा ली, और कार की फैक्ट्री मैंने बंद करने के लिए नहीं लगाई। अगर आज मैं बिग बाजार का शेयर खरीदता हूं तो मैं ये सोच के लेता हूं कि मैंने अपनी परचून की दुकान खोली है, और कोई परचून की दुकान ये सोच के नहीं खोलता कि 2 साल के बाद बंद कर दूंगा, बेच दूंगा। तो यदि अब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर ले रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी का शेयर ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आप एक बहुत बड़ा जहाज खरीद रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आपकी खुद है। यू विल बी वन ऑफ द ऑनर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं LIC का एक शेयर खरीदूंगा तो मैं मेरी गिनती LIC के मालिकों में होगी, और LIC के 12 लाख इंश्योरेंस एजेंट जो सुबह शाम भाग भाग के पॉलिसी बेचते हैं, उसका मुनाफा मुझे मिलेगा। LIC जो पूरे कनॉट प्लेस जैसे, बॉम्बे जैसे कमर्शियल प्लेस में इतनी महंगी महंगी बिल्डिंगे का अधिकार जिसके पास है, उन सबकी रॉयल्टी मुझे मिलेगी। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपने कनॉट प्लेस जरूर देखा होगा। कनॉट प्लेस की 10 सबसे बड़ी बिल्डिंगे LIC के पास है, करोड़ों रुपए का रेंट आता है, वो रेंट मेरे घर आएगा क्योंकि मैं LIC का मालिक बनूंगा। LIC जो बड़े बड़े निवेश करती है, विदेशों में निवेश करती है, कई सारे बैंक जैसे IDBI जैसे बैंक
LIC की सब्सिडरी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस उसकी सब्सिडरी है। जब आप लोन लेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस से तो आपका ब्याज मेरे घर आएगा, क्योंकि मैं LIC का मालिक बनूंगा LIC का एक शेयर खरीद के। और यदि मैं 15% की ग्रोथ मान लूं, जो शेयर बाजार की एवरेज ग्रोथ है, क्योंकि स्टेबल कंपनी, बड़ी कंपनी तो ऐसा नहीं कि सालाना 50% या 100% की ग्रोथ मिलेगी, हम 15% की ग्रोथ लेते हैं तो 15% की ग्रोथ कम नहीं होती। बिजनेसमैन इस बात को समझ सकता है। 15% की ग्रोथ का मतलब है 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आप बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करते हैं, आपके बच्चे पता नहीं भविष्य में आपके धंधे में आए नहीं आए, आज आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का निवेश कर दीजिए, अगले 20 साल में आपका निवेश 15, 16, 20 गुना हो जाएगा। आप पीसफुली रिटायरमेंट अपने धंधे से ले पाएंगे, धंधे को वाइंड अप कर पाएंगे। क्योंकि आजकल बड़ा मुश्किल है कि हमारे बच्चे हमारे धंधे में आए। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं बिजनेस कम्युनिटी को कि अपने नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके एक दूसरा बिजनेस खड़ा करना शुरू कर दीजिए, शेयर बाजार के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब बात आती है कि इसको लेंगे कैसे। अगर आप में से कोई व्यक्ति LIC का IPO लेना चाहे तो LIC के IPO में सबसे पहले तो आपको अपनी पॉलिसी को अपने पैन नंबर से लिंक करना होगा, जिसके लिए एक लिंक है, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या आप अपनी पॉलिसी की डिटेल मुझे दे दीजिए, मैं यहां से करा के दे दूंगा। पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक करना होगा और एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार एक स्पेशल ऑफर आ रहा है। वो ऑफर ये है कि LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ प्रतिशत IPO रिजर्व रखा गया कि इतने शेयर हमें केवल पॉलिसी होल्डर को देने हैं। अब उसके लिए मिनिमम पॉलिसी की लिमिट 5 लाख है या 10 लाख है या 2 लाख है, वो LIC ने डिस्क्लोज नहीं किया। बट अगर आपके घर में कोई LIC पॉलिसी नहीं है तो एक पॉलिसी जरूर ले लीजिए। एक दूसरा 10% डिस्काउंट सुनने में आया, जिसे मैं कमिटमेंट के साथ नहीं कह सकता। पहला डिस्काउंट मैं कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि पॉलिसी होल्डर के लिए 10% रिजर्वेशन है। दूसरा डिस्काउंट ये हो सकता है क्योंकि आज से पहले जब भी भारत सरकार ने कोई सरकारी कंपनी के शेयर बेचे हैं तो उसमें रिटेल क्लाइंट को 5% का डिस्काउंट दिया है। इसमें भी हमें उम्मीद है 5 से लेकर 10% का डिस्काउंट आएगा। माने अगर शेयर 100 रुपए का आया तो आम आदमी को 90 रुपए में मिलेगा। और कारोबारी व्यक्ति इस बात को समझता है कि भैया 100 की चीज 90 में मिली, पहले दिन 100 में बेचूंगा तो 10 दिन के निवेश में 10% का मुनाफा कहीं नहीं मिलता, किसी धंधे में नहीं मिलता। तो ये मैं कमिटमेंट के साथ नहीं कह सकता कि 10% डिस्काउंट देंगे कि 5% देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ये कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि पॉलिसी होल्डर को रिजर्वेशन मिलेगा। तो LIC पॉलिसी नहीं है तो खरीदिए और पैसा अभी से स्पेयर कर लीजिए। और इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप गूगल में सर्च कर लीजिए या जस्ट में सर्च कर लीजिए शेयर ब्रोकर नियर मी। आपके घर के आसपास जो भी शेयर ब्रोकर होगा आपको अपने मोबाइल में दिख जाएगा, आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप एनजे वेल्थ में अप्रोच कर सकते हैं। एनजे वेल्थ एक वर्ल्ड वाइड इंडिया की जानी मानी कंपनी है, 25 साल से इस धंधे में है। ये लोग भी डीमेट अकाउंट खोलते हैं और मैं खुद एनजे वेल्थ कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। इनका मोबाइल ऐप सिस्टम होता है कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक, केवल 3 चीजें एनजे कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको देनी है। ऑनलाइन आपका अकाउंट खुल जाएगा, OTP से वेरीफाई हो जाएगा और आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगी। सब कुछ आप मोबाइल ऐप से खरीद बेच सकते हैं। और यदि एनजे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पे 2 नंबर है, मिस्टर राघव जैन जो सुपुत्र हैं मिस्टर राजेश चेतन जी के, और मिस्टर प्रभात सिंह जो मेरी टीम मेंबर हैं। तो राघव जैन जी ने अभी अपनी नौकरी छोड़ के अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और मेरी और राघव जैन जी की बिजनेस पार्टनरशिप है। तो मैं और राघव जैन जी और प्रभात सिंह जी मिलकर के ये शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करते हैं। तो आप में से जिन भी लोगों को अपना पॉलिसी लिंक कराना है, आप राघव जी को या प्रभात जी को या मुझे अपनी डिटेल दे दीजिए, हम लिंक करा के दे देंगे। OTP बस आपको शेयर करना होगा। और डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक केवल व्हाट्सएप कर दीजिए। हम यहाँ से पूरा प्रिपरेशन करके आपको फाइनली बस OTP आएगा और एक लिंक आएगा जिस पर क्लिक करके आपको वीडियो KYC करना होगा। मतलब लिंक खोलना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे गर्दन घुमानी, ताकि पता चल जाए आप लाइव हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और देखो, इकोनॉमी में दम है, शेयर बाजार में दम है। पिछले 40 साल से शेयर बाजार 15% सालाना की ग्रोथ दे रहा है। और केवल LIC नहीं, मैं तो बोलता हूँ और भी कंपनियों की IPO आते, खरीदिए, शेयर बाजार में पार्टिसिपेट कीजिए। इंडिया ग्रो कर रहा है, तरक्की में शामिल हो। देखो, स्टेडियम में बाहर बैठ के ताली बजाने से एक लेवल तक ही मजा आता है। अगर असली माल कमाना है, असली मजा लेना है, तो आपको स्टेडियम में उतर के खेल खेलना पड़ेगा। खिलाड़ी पैसा बनाते हैं,
स्टेडियम के बाहर बैठे लोग केवल ताली बजाते हैं। तो यदि शेयर बाजार को बाहर से देख के एंजॉय करोगे एक अलग बात है, अंदर उतरोगे सिस्टमेटिक तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो लोगों ने खूब कमाया, आप भी कमाएंगे। इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, सबको फायदा मिलेगा। अगर शेयर बाजार को समझें तो यूं समझ लीजिए कि लोग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग सोचते हैं पैसा डाला और निकाला, ऐसा नहीं है। आपने किसान देखा होगा सर, एक किसान होता है, खरीफ और रबी की फसल बोता है, वो 3 महीने जम के मेहनत करता है, छठे महीने जाकर के उसकी फसल कटती है, फिर फसल बोता है, फिर फसल कटती है, फिर फसल बोता है, 3-4 महीने के बाद फसल काटता है। कभी कभी वो बीमार पड़ जाता है, फसल नहीं बो पाता, तो अगले अगले 3 महीने में उसकी फसल नहीं बिकती। कभी बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है। यानी किसान का साइकिल और एक बिजनेसमैन का साइकिल ऑलमोस्ट सिमिलर है कि काम करते रहते हैं, पैसा आता रहता है, काम करते रहते हैं, पैसा आता रहता है। कोरोना आ जाता है, काम बंद हो जाता है, पैसा आना बंद। हम बीमार पड़ जाते हैं, काम बंद हो जाता है, पैसा आना बंद। और एक लेवल के बाद हम रिटायर हो जाते हैं, खेती करने लायक नहीं रहते, पैसा आना बंद। लेकिन शेयर बाजार है आम के पेड़ की तरह, आम के बगीचे की तरह। एक बार 5-6 साल की मेहनत चाहिए, क्योंकि आम का बगीचा किसान की खेती की तरह एक दिन में खड़ा नहीं होता। आम का बगीचा खड़ा करने में 7-8 साल लगते हैं। आपने आम के बीज बोए, फसल पैदा हुई, पौध निकली, पानी दिया, खाद दिया, सेवा की, उसको नील गाय से बचाया, चोरी चकारी से बचाया। 5-6 साल तक आपको रेवेन्यू नहीं आई। जैसे बिजनेस में होता है हर साल हर महीने आमदनी आती, नौकरी में होता है हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह आती है। आम के बगीचे में हर महीने तनख्वाह नहीं आई। आपने 5-6 साल जम के मेहनत की, यानी म्यूचुअल फंड में निवेश किया, शेयर बाजार में निवेश किया। एक बार जब आम का बगीचा बन गया, अब आपको जिंदगी भर कुछ नहीं करना, जिंदगी भर वो फल देगा। पानी भी नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जड़ें इतनी अंदर चली जाती हैं कि अपने आप आम का बगीचा डेवलप हो जाता है। तो शेयर बाजार को कुछ ऐसा सोच के आइए कि आम का बगीचा है, हर महीने कुछ पैसा दूंगा, कुछ शेयर खरीदूंगा या कुछ म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, और जब तक मैं रिटायर होऊंगा मेरे धंधे से, मेरी नौकरी से, तो मेरा आम का बगीचा इतना बड़ा हो जाएगा कि मुझे लाइफ टाइम तक रॉयल्टीज आएंगी। आप सबके घर में 1 या 2 बच्चे होंगे, मेरे घर में 2 बच्चे हैं। मैं बोलता हूं एक बच्चा गोद ले लीजिए, मैं बोलता हूं एक बच्चा गोद ले लीजिए। आप अपने बच्चे पे, मान लीजिए मैं दिल्ली एनसीआर की ही कैलकुलेशन ले रहा हूं, अमूमन एक बच्चे पे 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा एक व्यक्ति करता है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पे 10-10 हजार रुपए के लगभग का खर्चा है, स्कूल की फीस और बाकी सब मिला के। मैं क्या बोलता हूं, एक बच्चा गोद ले लीजिए, क्योंकि जिस दिन मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, जिस दिन मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मुझे पूछे ना पूछे, वो जो बच्चा मैं गोद लेने की बात कर रहा हूं वो मेरे पास रहेगा, क्योंकि उस बच्चे का नाम जो है ना, वो बच्चा जो है ना मुकेश अंबानी का बच्चा है, वो उदय कोटक का बच्चा है, वो आईसीआईसी बैंक का बच्चा, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बच्चा है। वो बच्चा है म्यूचुअल फंड एसआईपी। हर महीने एक मुश्त रकम दीजिए, 500 महीना, 5000 महीना, 10,000 महीना। मैं आपको बताता हूं किस लेवल के रिटर्न्स बनते हैं। भारतीय शेयर बाजार 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था, आज उसकी कीमत 17,000 है। सेंसेक्स जिसे हम कहते हैं, निफ्टी 18,000 का है, सालाना 17% का ब्याज बना है। और अगर यही ग्रोथ आगे रहती, क्योंकि मैं बोल रहा हूं एलआईसी का आईपीओ खरीदने के लिए, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, भारतीय शेयर बाजार की सेंसेक्स और निफ्टी की पिछले 40 साल की ग्रोथ 17% है। यदि 15% भी यहां से आगे आ गया तो 2025 में सेंसेक्स 1 लाख, 2030 में 2 लाख होगा, इतने लेवल की ग्रोथ होगी। और अगर मैं एक आम आदमी के घर खर्च की बात करूं, आपके मेरे घर का खर्च, आपका मेरा बटुआ, जिसके लिए मैंने कहा था बजट से क्या फर्क पड़ेगा, सर आज से 1990, 30 साल पहले 1 तोला सोना 3,000 का था, और दिल्ली में रहने वाला एक आम आदमी, मियां बीवी 2 बच्चों का घर का खर्च भी 3,000 रुपए था। और आज आप हिसाब उठा के देख लीजिए, केवल किचन का खर्चा, लग्जरी और रॉयल्टी छोड़ दीजिए, 1 तोला सोना 50,000 है और एक किचन का खर्चा भी 50,000 है। और आज से 25 साल और 50 साल बाद भी मेरी बात लिख लीजिए, आपकी किचन का खर्चा 1 तोला सोने के बराबर रहने वाला है। मेरी प्रेजेंटेशन की सारी बातें शायद आप भूल जाएंगे, लेकिन सोने का रेट कोई नहीं भूलता। 1 तोला सोना 1990 में भी घर खर्च चलाने के काम आता था महीने का, और आज भी 1 तोला सोना महीने का खर्च चलाने के लिए चाहिए। सालाना 10% की ग्रोथ है। आप और मैं आज से 20 साल के बाद जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो 1 तोला सोना शायद 4 लाख रुपए का होगा, और एक महीने का घर का खर्च भी 4 लाख रुपए होगा। और ये लेवल 4 लाख रुपए अगर आमदनी चाहिए तो 8 करोड़ की एफडी चाहिए, सालाना 5% ब्याज अगर मैं लूं तो ये लेवल के रिटर्न्स। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो एफडी, बैंक एफडी, गोल्ड, सेंसेक्स और म्यूचुअल फंड।
अगर आपको 10, 12, 15% का रिटर्न चाहिए तो आपको अपने कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, यूनिट लिंक प्लान, ऐसे इंस्टीट्यूट और या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कैपिटल नेचर के एसेट जो 12, 15, 18% रिटर्न दे वहां डालना पड़ेगा, तभी आप उस लेवल की इनकम पे पहुंच पाएंगे। और क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड की बात की, तो जब आप एक कंपनी का शेयर लेते हैं तो आपका रिस्क उस कंपनी के प्रोडक्ट और फ्यूचर से रहता है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को 50 कंपनी में बांट के डाला जाता है। माने आपने मेरे को केवल 10,000 रुपए दिया, अभी केवल 10,000 रुपए, उस 10,000 से 50 कंपनी के शेयर लिए जाएंगे। तो एक कार की फैक्ट्री लगेगी, एक टायर की फैक्ट्री लगेगी, एक दवाई की फैक्ट्री लगेगी, एक आईटी फर्म खुलेगी, एक पेट्रोल पंप खुलेगा। तो इस तरह से मल्टी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। और अगर मैं एक एसबीआई, मैं ज्यादा म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, केवल मैंने एसबीआई का एक फंड लिया है। सन 2004 में एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड 10 रुपए का आया। आज सन 2021 इसकी कीमत आपके सामने है, सालाना 20% का ग्रोथ, 230 रुपया। 17 साल में पैसा 23 गुना, 17 साल में 23 गुना। यानी आप यदि आज निवेश करते हैं तो अगले 17 साल में आपके पास भी ये लेवल की वेल्थ होगी कि आप एलआईसी का आईपीओ लें, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी है। एवरेज 15-16% की ग्रोथ की हमें उम्मीद है। और भी शेयर लीजिए, स्टेबल कंपनी के शेयर, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, मतलब बड़ी कंपनियां, स्टेबल कंपनियां जो डूबने की जिनकी उम्मीद ना हो। या फिर बेहतर है रिटेल क्लाइंट के लिए कि म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर बाजार में घुसिए। भारतीय शेयर बाजार में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, फ्लेक्सी कैप और डाइवर्सिफाइड नेचर के, उनका 15% सालाना रिटर्न आया है। माने आपके मेरे जैसे किसी बिजनेसमैन ने यदि 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में दिया होता तो आज 1 करोड़ होता और हम अपने बिजनेस से पीसफुली रिटायरमेंट ले सकते थे। क्योंकि धंधा आगे चलने वाला है नहीं, पता नहीं बच्चे पूछे नहीं पूछे, और एक लेवल के बाद धंधा डाउन ट्रेंड में चला जाता है, हम टाइम दे नहीं पाएंगे, कर्मचारी संभाल नहीं पाएंगे। तो अपनी बैलेंस शीट में से 10% निकालिए, अच्छे शेयर एलआईसी आईपीओ जैसे एलआईसी के शेयर या म्यूचुअल फंड में डालिए। ओवर ए लॉन्गर पीरियड आपका ग्रोथ बनेगा। यदि 10,000 रुपए महीना कोई मुझे यहां से भविष्य में देने की बात करता है तो आप 10% की ग्रोथ पे अगले 20 साल में 72 लाख और 15% की ग्रोथ पे करीब करीब 1.25 करोड़ बनता है। और यदि आप 5% के प्रोडक्ट पे बैठे रहेंगे तो फिर फिगर्स आपके सामने है, घर का खर्च चलाना शायद मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वापस से वहीं आता हूं जहां से शुरुआत की थी कि यूनियन बजट 2023 एलआईसी आईपीओ, मैंने आम आदमी के बटुए पे क्या फर्क पड़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है, उसकी बात आपके सामने रखी। थैंक यू भिवानी परिवार मैत्री संघ, आपने मुझे एक बार फिर से मौका दिया बोलने का। और डिस्क्लेमर्स जरूरी है देने में, पहले भी दे चुका। थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से समराइज करने की कोशिश की है। किसी को बात समझ में नहीं आई हो या चुभी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। आप सब बिजनेसमैन और मेरे साथी लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अमित जी। और आपने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में यूनियन बजट की जो हाईलाइट थी, जो सबके लिए कॉमन एप्लीकेबल है, उनका बड़े अच्छी जानकारी दी उसके बारे में। और बहुत सारे जो मुख्य बिंदु जो हैं बजट के आपने प्रस्तुत किए, और उसका क्या एलआईसी के आईपीओ से क्या रिलेशन हो सकता है उसको एक आम जन की भाषा में समझाया। तो अब मैं प्रश्न लेना चाहूंगा आज के सेशन के बारे में। सबसे पहले संजय जैन जी ने रेज हैंड किया है। संजय जैन जी भिवानी परिवार मैत्री संघ के कोषाध्यक्ष हैं और आप भी सीए हैं। तो संजय जी प्रश्न कीजिए। Good morning, everyone. Amit ji, it was an excellent presentation. I must give credit to you. You are a very good orator. बहुत अच्छा आपने presentation दिया है। LIC पे बहुत अच्छा बोला। LIC से कोहिनूर ऑफ इंडिया बहुत अच्छी वैल्यूएशंस आएंगी लिस्टिंग के बाद, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल भी इंक्रीज हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स को बहुत रिवार्ड करेगी। आई डू एग्री। मेरा क्वेश्चन ना बजट पे है। बजट पे आप कितने कौन से सेक्टर्स को सोचते हैं जिसको बेनिफिट मिलेगा? Which are the companies which can be benefit from the budget? Second question है, इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल करेगी? इन्फ्लेशन आज एक मिडिल क्लास और कॉमन आदमी को बहुत हिट कर रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी रिलीफ नहीं दिया, ना टैक्सेशन में, ना हाउसिंग सेक्टर में। तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं, बाकी भी तो बहुत अच्छा रहा है, एक्सीलेंट है और बहुत अच्छा है। सर आपके 2 सवाल थे। पहला सवाल दोबारा बताइए, दूसरा तो इन्फ्लेशन था।
कि कौन से सेक्टर्स को बजट से कौन से बेनिफिट sector? है? तो मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने सरकार के खर्चों का जिक्र किया पिछले साल और इस साल में मिनिस्ट्री वाइज की कौन सी मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन दिया गया। तो Right. डिफेंस को बराबर दिया गया, एग्रीकल्चर के लिए भी बराबर है, टेलीकॉम में 100% का ग्रोथ दिया गया, यानी टेलीकॉम योग 5G स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम इक्विपमेंट में 100% का एलोकेशन इंक्रीज कर दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 50% का एलोकेशन इंक्रीज किया गया। यानी ये साल सरकार पिछले साल की अपेक्षाकृत इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और टेलीकम्युनिकेशन डिजिटाइजेशन के ऊपर ज्यादा खर्च करने वाली है। तो ये 3 सेक्टर, डिजिटाइजेशन और डिजिटल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, सीमेंट, सरिया, स्टील, इनके ऊपर ध्यान दिया गया। ये सेक्टर लाइमलाइट रहेंगे और अच्छे रिटर्न्स भी बनाएंगे इन कंपनियों के शेयर्स। दूसरा था इन्फ्लेशन। सरकार की मंशा क्या है वो तो मैं नहीं जानता, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूं कि टैक्स रेट कम नहीं किए गए, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करने पड़ते हैं, और अभी क्या ना, इन्फ्लेशन होनी भी जरूरी है। बहुत सारे देश है जो नेगेटिव इन्फ्लेशन में है। इन्फ्लेशन है इसका मतलब ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे देश में डिमांड है। सरकार चाहती तो डायरेक्ट रिलीफ लोगों को दे सकती थी, सरकार का अपना स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने डायरेक्टली रिलीफ लोगों को नहीं दिया, जो डायरेक्टली आ जाता है, टैक्स के रेट कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया, एसएमईज को 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया, टैक्स हॉलीडे एक्सटेंड कर दिया स्टार्टअप्स के लिए, तो ये भी एक तरह का रिलीफ है। अब सरकार इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी वो मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है, सरकार का क्वेश्चन है। थैंक यू अमित जी, नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न जो है मनीष गोयल जी से। मनीष जी भिवानी के संयुक्त सचिव हैं। मनीष गोयल जी। राम जी, आप मनीष जी वॉइस ब्रेक की। 3-4 बातें। मनीष जी मैं सुन नहीं पा रहा, मनीष जी सुन नहीं पा रहे हैं, आप चैट बॉक्स में प्रश्न दे सकते हैं। एक चैट बॉक्स में प्रश्न लेता हूं अमित जी। संजय मल्होत्रा जी लिख रहे हैं कि आई एम एन इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, प्लीज सजेस्ट फ्यू म्यूचुअल फंड सिप्स विद गुड रिटर्न्स इन नेक्स्ट 5 years। सर, एक पीडीएफ फाइल है जिसमें मैंने स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप के सजेस्टेड फंड दिए हैं, मैं राघव जी से अभी शेयर कर दूंगा। कोई भी कंपनी का फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, 80% पैसा उसमें एसआईपी में करिए और 20% पैसा किसी एक स्मॉल कैप में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आप 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, 8,000 रुपए किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में या डाइवर्सिफाइड फंड में डाल दीजिए और केवल 2,000 रुपए को स्मॉल कैप फंड में डाल दीजिए। ये बेस्ट एलोकेशन अगले 5 साल के लिए रहेगा। राघव जी अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में दे दीजिए कि जो भी संपर्क करना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं इस जानकारी के लिए। मनीष गोयल जी तैयार हैं? हाँ भाई साहब, आ रही है आवाज मेरी आपको? हाँ जी, अब आ गई जी। हाँ, तब अनम्यूट नहीं हुआ पाया था मैं। तो अमित जी आपने बहुत अच्छा दिया, कई बातें बताई और बजट को आपने पॉजिटिविटी दिखाई। लेकिन मेरा क्वेश्चन है सिप से। हम किसी के पास सिप खुलवाते हैं और वो किसी कमी से, जो उसके सामने वाले किया, उसने कंप्यूटर में फीड नहीं किया, डाटा नहीं अपडेट किया, केवाईसी नहीं किया, कुछ भी कारण से, और वो बंद हो जाती है और उसके लिए वो हमारा सब कुछ उड़वा देते हैं, ना हमारे को फोन नंबर से पता चलता, ना कुछ कर सकते। उसका फॉलोअप हम कैसे करें? सर, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये डिस्प्यूट हो गया आपके और आपके एडवाइजर के बीच में कि उसने अच्छी सर्विस नहीं दी, जानबूझ के नहीं दी। दूसरा, उसने देनी चाहिए, मिस्टेकनली गलती होगी उसके एंड से, बैंक के एंड से, आपस में मिलकर सुलझा लीजिए, कोई बात नहीं, गलती हुई है, फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ ना। अदरवाइज आपके पास पूरा अधिकार है सेबी में जाके शिकायत करने का। स्कोर करके उनका एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप एडवाइजर के खिलाफ, म्यूचुअल फंड कंपनी के खिलाफ, जिनके शेयर्स हैं उनके खिलाफ शिकायत करने का बीइंग एन इन्वेस्टर आपको पूरा अधिकार है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि एडवाइजर ने इंटेंशनली गलत नहीं किया, तो फिर आपस में सुलझा लीजिए। इंटेंशनली गलत किया तो 100% उसकी शिकायत कीजिए। ऐसे लोगों की शिकायत जरूर होनी चाहिए जो अपने कस्टमर को नुकसान पहुंचाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है, उन्होंने मेरी सिप खोली हुई है, और अब क्या, जो लड़का था वो तो शिफ्ट हो गया, नए बैंक, दूसरे बैंक ब्रांच में चला गया। नया आ रहा है, वो मेरे को सिप पे अकाउंट नहीं बता पा रहा कि आपका, बोलता जी खत्म ही हो गया पैसा, 5 साल से मैं बताता हूँ सर, जो बैंकिंग चैनल की मैं बुराई तो नहीं करूंगा, बैंकिंग का काम कोर बैंकिंग है, डिपॉजिट्स लेना और लोन देना।
फाइनेंशियल एडवाइजरी में बैंक थोड़े सटीक नहीं उतरते, क्योंकि एम्प्लॉय नेटवर्क पे काम होता है और एम्प्लॉय हर 2 साल में बदलते हैं, ट्रांसफर होते हैं, प्रमोशन होता है। नया कर्मचारी आता है, वो पुराने फाइनेंस आपको समझ नहीं पाता और अपनी सेल के लिए आपको नया माल देता है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं या जो LIC एजेंट्स होते हैं, उनका खुद का बिजनेस होता है, वो अगले 25 साल तक धंधे में रहने वाले, वो बैंकों की नौकरी पे नहीं होते। उन लोगों से डील कीजिए, उनका सर्विस स्टैंडर्ड बैंक की अपेक्षाकृत ज्यादा कमिटमेंट और ज्यादा लॉयल्टी के साथ होता है। तो बैंक में तो वैसे भी सरकारी बैंक में आप परेशान होंगे, उनका कोर प्रोफेशन म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार का निवेश नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक या SBI का कोर प्रोफेशन है लैंडिंग एंड डिपॉजिट, पैसा लेना उधार देना। वहां पे आप वो लेवल की क्वालिटी सर्विस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेहतर है किसी इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रभात जी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया था, राघव जी का नंबर स्क्रीन पे है। प्रभात जी, आप अपना नंबर भी स्क्रीन पे लिख दीजिए, हमें डिटेल दीजिए, मैं आपको 1 हफ्ते में रिजॉल्व करा के दे दूंगा सर। ठीक है, थैंक यू जी। अब एक आखिरी सवाल है राजकुमार वंजरी जी का। राजकुमार जी, आखिरी सवाल पूछ सकते हैं सेशन का। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर, ये अपना एजेंट्स के लिए, LIC एजेंट्स के लिए कुछ IPO में अलॉटमेंट आएगा क्या सर? सर, जो सेबी का नियम था आज से पहले का, वो ये था कि कर्मचारियों के लिए 10% कोटा रिजर्व रहता था, और वो नियम आज भी है। LIC के एम्प्लॉइज के लिए 10% कोटा रिजर्व रहेगा। अपने पॉलिसी होल्डर को रिजर्वेशन देने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में रखा गया, उसमें एजेंट का जिक्र नहीं किया गया। आप एजेंट हैं, एजेंट होते हुए पॉलिसी होल्डर तो होंगे ही ना, अब पॉलिसी होल्डर कैटेगरी सप्लाई कर दीजिए। एजेंट्स के लिए LIC ने ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं किया, ना ही ऐसी कोई चर्चा हुई है। ओके सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अमित जी, और शानदार सेशन रहा। आपने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया, गति शक्ति का जिक्र किया, और जैसे टॉयलेट मिशन था ऐसे वाटर मिशन भी रहेगा। 80 लाख मकान का प्रावधान है, और R&D सेक्टर को, जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसको, डिफेंस के सेक्टर को भी नॉर्मल पर्सन्स के लिए ओपन किया है। शेयर मार्केट का आपने जिक्र किया, तो तमाम पहलुओं को आपने छुआ इस सेशन में। तो मैं हमारी टीम के जो सदस्य हैं परम सचिन शालीन, उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद करें। परम सचिन शालीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भैया। अमित जी, इट वाज सच ए वंडरफुल एनर्जेटिक सेशन आई वुड से। और जो आपने इंफॉर्मेशंस दी बजट के ऊपर, जो आम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि बजट से आम व्यक्ति को कैसे फायदा होगा, तो आने वाले 25 साल में, 50 साल में, 100 साल में बजट के थ्रू जो आज ब्रिजेस बन रहे हैं, आज पोर्ट्स बनेंगे, आपने बताया कि वो आने वाले फ्यूचर में हम और हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसको कैसे यूज करने वाली है और यूटिलाइज करने वाली है। और ये बजट सिर्फ आज के लिए बजट नहीं है, आज की शेयर मार्केट को कंसीडर करते हुए तो है ही ये बजट। इससे तो एवरी सेक्टर ऑफ शेयर मार्केट विल ग्रो फॉर श्योर, डेफिनेटली। और इंडिया की GDP ग्रो होने वाली है। आपने बताया कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे कैसे बेनिफिट होगा इंडियन मार्केट को, इंडियन यूजर को, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। और LIC का जो IPO है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं आज के समय में, आपने LIC के IPO के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हर व्यक्ति को जो भी इन्वेस्टमेंट चाहता है जीवन में, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता है, उसको LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सच ए वंडरफुल सेशन आज का रहा आपका। भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सचिन। और आइए अब हम शांति पाठ करेंगे, उसके बाद एक दूसरे का अभिवादन करेंगे, फिर विदा लेंगे। मैं स्वामी संजय प्रभाकरन जी से अनुरोध करता हूं कि वो शांति पाठ करें। राघव, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे उससे पहले? राघव, कोई चीज छूट गई है जो सूचना देनी है? अगर कोई छूट गई तो आप बताएं, नहीं तो हम शांति पाठ करते हैं। जी स्वामी जी, शांति पाठ। शांति पाठ के बाद में शंख वादन भी होगा और उसके बाद में सभी मिल सकते हैं जी। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिरेव शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। धन्यवाद। सबको नमस्कार और बहुत बहुत आभार अमित जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार सबको बात करने के लिए अनम्यूट कर दीजिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए। जी जी कर दिया भाई साहब, कर दिया। सब आपस में बात कर लें। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत ही वंडरफुल सेशन था आज आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आप सभी के लिए, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, सुना मेरी बात को। पकड़ाने लस्सा ला दे दे। चलिए मित्रों, एक बार पुनः आभार आपका मंच पे आने के लिए, और तो फिर मिलते हैं एक विशेष वक्ता के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। क्लोज कर दीजिए क्लास को, जी क्लोज कर दीजिए। हाँ जी, जी नमस्कार। राधे चेतन जी, नमस्ते। नमस्ते।